अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद के प्रणेता पूज्य ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पर्सपेक्टिव गोष्ठी की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पहली कड़ी में हमने मध्यस्थ दर्शन में शोधरत आरती बेटा जी के अध्ययन अभ्यास के क्रम में उनकी प्रस्तुति का एक भाग सुना। आज हम उनकी प्रस्तुति के अगले भाग को उनसे सुनेंगे। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति के शेष भाग को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। जी आरती बेटा जी। नमस्ते सभी को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ प्रस्तुति शुरू करती हूँ। लास्ट टाइम में जो मैंने अपनी जर्नी की एक शेयरिंग करी थी, उसमें मैंने एक अपनी पर्सनल जर्नी की शेयरिंग करी थी। जैसे मतलब एक मानसिकता, जैसे बाबा जी ने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक में भी मानसिकता की एक रोल है, प्ले करता है। जितनी मेरी साइकोलॉजी या मतलब मनोविज्ञान की पढ़ाई हुई, उसमें भी ये समझ आया। एक बच्चा जहाँ जन्म लेता है, जो उसका एनवायरनमेंट रहता है, फर्स्ट एनवायरनमेंट जैसे फैमिली रहता है, फिर उसका एक कम्युनिटी रहता है, फिर स्कूल रहता है, एक फ्रेंड सर्कल रहते हैं, उसका काफी प्रभाव होता है हमारे मानसिकता में, हमारी पर्सनालिटी में। हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स उन चीजों से बनते हैं। तो उसके बारे में जो मैंने एक छोटा सा नोट लिखा था, पर्सनल बैकग्राउंड, उसको मैंने शेयर किया था। इसमें क्या क्या वैल्यूज के थोड़ा बड़ी हुई। इसमें ऑफ कोर्स और भी चीजें ऐड करने की जरूरत है, बट जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स लिखे उसको मैंने रखा। और उसके साथ साथ मुझे लगा एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हम लोगों की कुछ मतलब कुछ एक्सेप्टेंस या कुछ नहीं एक्सेप्ट हो रहा, उसके पीछे हम किस तरह के वातावरण में एजुकेट होते हैं, हमारे किस तरह के टीचर्स होते हैं, किस तरह की पीयर्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन का मेरे लाइफ में कैसा रोल था, जैसे 10th तक तो हम सब सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद जो हम फर्स्ट डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ में कि हमें किस ओर हमारा इंक्लिनेशन है, उन सब में कैसा मेरा एक जर्नी रहा, वो मैंने शेयर किया था। मैं शॉर्ट में पिछली जो मेरी शेयरिंग है उसको शॉर्ट में रखते हुए आगे बढ़ने का सोचा था मैंने। तो फिर जैसे मास्टर्स तक मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाई करी, और मैंने ऐसा नहीं कि मतलब ऑप्शन नहीं था करके सोशियोलॉजी लिया। काफी मेरे घर में भी ऐसा वातावरण था कि हम काफी डिस्कस करते थे कि क्या सब्जेक्ट लेना है, उसमें किस तरह आगे बढ़ना है। और मतलब एटलीस्ट एज फार एज माई मदर वॉज कंसर्न, बहुत ज्यादा उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है इसको नहीं सोचते थे, बट किस तरह की पढ़ाई होगी, क्या तुम्हें सीखने को मिलेगा, ये सब के बारे में ज्यादा इंक्लिनेशन रहता था मेरा। तो ये ऐसी एक जर्नी रही मास्टर्स तक। उसके बाद भी मैंने एनजीओज वगैरह में काम करके सोसाइटी को ही ज्यादा एक्सप्लोर करने का मेरा मन बना। मतलब एक मेरे अंदर करियर सिर्फ पैसे के लिए है, ऐसा एक कोरिलेशन कभी भी नहीं था। मतलब करियर मतलब वो मेरे आइडेंटिटी का, मेरा लाइफ का पर्पस उससे जुड़े, मुझे अच्छे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिले, ऐसा एक पर्पसफुली काम करना, ऐसा था। तो उस अर्थ में मैंने अपने जॉब में भी जो भी डिसीजंस लिया उस तरह से लिया। जब मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था, जब मैंने फर्स्ट वर्कशॉप किया था, तब मैं मतलब अपने इनिशियल ईयर्स में थी जॉब के। तब मैं जो सामाजिक कार्यक्रम होता है, जो भी काम रहता है एनजीओस के काम, उसमें मैं एक मतलब पॉजिटिविटी भी देख पा रही थी, उसके साथ साथ मैं उसके काफी लूपहोल्स भी देख पा रही थी कि मतलब जो सोशल वर्क का काम होता है उसमें अल्टीमेटली उसका क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है,
इन सब में मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगा था। तो जो पहला परिचय शिविर किया, तो मैं काफी सारे पर्सनल क्वेश्चंस के साथ भी थी, और अपनी लाइफ को, मतलब लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए भी, मतलब मेरे काफी सारे मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स थे डिसीजंस में, क्या क्लैरिटी नहीं था, वो सब था। तो जैसे मैंने शेयर भी किया था कि मतलब विद्या के शिविर के पहले एक क्या सही क्या गलत, मतलब क्योंकि मतलब जैसे कैपिटलिस्ट थोड़ा सोसाइटी है, हम सारे थोड़े से मार्केट ड्रिवन है, मतलब कंफर्ट ड्रिवन है, उसी को ज्यादा, मतलब हमारी सारी डिसीजन मेकिंग में भी हमें कैसे ज्यादा कंफर्ट मिल जाए, हम कैसे और रिसोर्सेस को पा लें, इन्हीं के बारे में सोसाइटी में एक बात होती है। तो एक मतलब वैल्यू सिस्टम की एक इवन इन जनरल सोसाइटी में भी एक क्लैरिटी नहीं दिखती थी। मतलब लोगों को भी, अपने बड़ों को भी काफी जो क्या ह्यूमेन क्या है क्या गलत है, इसके तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन किसी का भी नहीं दिखता था, ऐसे लगा। तो जो फर्स्ट परिचय शिविर है उसमें मेरा सबसे बड़ा एक टेक अवे जिसको मैं बोलूं कि एक मतलब एक बोर्ड पे ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन का पर्पस क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, किस तरह की एजुकेशन से मतलब एक तरह का हम मानव तैयार कर पाएंगे, इन सारी चीजों की जो बात हुई, मतलब कंटेंट की डेप्थ में ना जाते हुए उसका जो टॉपिक था वो ही मुझे काफी जो फर्स्ट परिचय शिविर है उसमें अट्रैक्ट किया था। कि मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई लोग जो पर्पसफुल लिविंग की बात कर रहे हैं, लाइफ के गोल्स को लेके बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को लेके बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट लेके भी, सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेके भी मुझे इतनी क्लैरिटी से इन चीजों को समझने का एक स्पेस नहीं मिला था, मुझे ऐसा लगा। तो उसको मैंने एक शॉर्ट में लिखा था, जैसे राइटियस वे क्या है, ट्रूथ ट्रूथ क्या है, कोएग्जिस्टेंस क्या है, ये सब का जो एक ग्लिम्पसेस मिला फर्स्ट परिचय शिविर में, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। उन्हीं सब चीजों को मैंने, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने रियलाइज किया कि मैं लिखते समय इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने इंग्लिश में ये सारी बातों को ही लिखा है। फिर मध्यस्थ दर्शन का जब मैं अध्ययन करने के लिए, मतलब मेरा पहला परिचय शिविर में ही ये एक्सेप्टेंस हो गया था कि इसका अध्ययन करना चाहिए, इस वस्तु का अध्ययन होना चाहिए। और मैं ऐसे ही जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे थोड़ा यूथ सेंट्रिक हो, मतलब सिर्फ, मतलब मेरा ये भी एक शुरुआती डर था कि मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं, बट प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में भी कहीं एक्सपोजर मिले, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मेरे एज के लोग भी हों, स्किल्स भी सीखने का मौका मिले, लाइफ में आगे क्या करना है फिर से क्वेश्चन मार्क ना लग जाए इस अध्ययन को करके। तो मैंने इस इन सारी चीजों को देखते हुए, जो मेरा डिस्कशन हापुड़ में हुआ था, मेरा फर्स्ट परिचय शिविर, तो मेरा इन सब डिस्कशन को देखते हुए मुझे लगा कि मानव तीर्थ उपयुक्त, मतलब एकदम सही जगह लगी। उससे पहले मैं साधन चाचा से एक बार मिली थी, तो जो ब्रीफ डिस्कशन उनके साथ मीटिंग हुआ था, उन सबको देखते हुए लगा कि मानव तीर्थ ही जाना चाहिए। तो मानव तीर्थ में जाके दो मैंने इस जो राइटअप है इसमें सिर्फ अध्ययन को लेके लिखा है, पर जब मैं इसको आज फिर से पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसमें और कुछ पॉइंट्स जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे जाके व्यवस्था को लेके, परिवारों को जीता हुआ देख के, दिनचर्या को लेके भी, और श्रम सेवा को लेके भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक जो, मतलब बिल्कुल जिसका एक्सपोजर नहीं था वो खुला खुला। और एक बड़ी व्यवस्था में जब हम भागीदारी करते हैं तो हम में क्या ग्रोथ आता है, उसको भी मैंने, उसके ग्लिम्पसेस भी मुझे देखने को मिले। बट ओवरऑल मतलब
पूरा जो मानव तीर्थ में शुरुआत में जब अंकित भैया सेशंस लेते थे और परिचय शिविर जैसा ही एक शुरू करते हैं वहां पे, और शुरुआती सेशंस हमारे श्रीराम भैया ने लिए, तो ह्यूमन बीइंग को लेके, ह्यूमन थॉट को लेके काफी अच्छी डिस्कशंस हुई। तो उसको मतलब, एंड सिंस मैं हमेशा से साइकोलॉजी सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से मेरा इंक्लिनेशन रहा, तो साधन चाचा ने बहुत सारे सेशंस में ऐसे एक समरी टाइप का कि वेस्टर्न एजुकेशन का क्या मतलब क्या पाथ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्या पाथ है, इन सब चीजों को भी काफी डिस्कस किया। जैसे जो वेस्टर्न थॉट है वो मतलब माइंड को या ह्यूमन साइकी को एक तरह से समझता है, जिसमें ज्यादा बॉडीली ग्रेटिफिकेशन से ही मानव का कॉन्शियसनेस ज्यादा ड्रिवन है, ऐसे बात होती है। जैसे और इंडियन थॉट में मतलब एक इष्ट देवता मतलब देवताओं की बात होती है, और उस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे पालें, इन सब चीजों की बात होती है। तो मेरा ओवरऑल फिलॉसफी को लेके भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी इन सारे शिविरों के माध्यम से। और मतलब और इससे अलग मतलब इसके विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन किस तरह से एक जागृत मानव की बात कर रहे हैं, मतलब जागृति के बाद भी किस तरह का कंडक्ट, जैसे बाबा जी की पूरी एक लाइफ जर्नी को शेयर किया, उन्होंने अपनी जागृति के बाद भी क्या क्या मतलब सोशल रोल्स प्ले किए, दूसरों को समझाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए क्या क्या रोल्स प्ले किए, ये सब समझ के काफी मतलब जैसे जो भी गुरुओं की बात करते हैं, जैसे इंडियन थॉट सिस्टम में जो भी गुरुओं की बात करते हैं, एक ऐसे साधना समाधि के बाद मतलब उसी को फिर से दोहराते रहना, ऐसा एक क्रम चलता है। बट जागृति के बाद सोशली आप और ज्यादा रोल्स प्ले करोगे और आप वैल्यूएबल रोल्स प्ले करोगे, इसका सबसे पहले दर्शन से ही ये समझ आया। और ये वाली बात मतलब ये अपने आप से भी एकदम जुड़ के कनेक्ट हुआ और एक्सेप्ट भी हुआ। तो इस वाले पैरा में मैंने एक जागृत मानव समाज में किस तरह से जिएगा, क्या रोल्स प्ले करेगा, किस अवेयरनेस के साथ उसका कंडक्ट रहेगा, इन सारी चीजों को, जागृति का क्या स्वरूप है, उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, जो मुझे समझ आया। मतलब उसका ड्यूटीज, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स फैमिली, अपने इनर हैप्पीनेस को लेके, एक सोशल ऑर्डर को लेके उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है और वो क्या कंडक्ट करता है, ये सारी चीजें एक तो मुझे समझ भी आई, और ऐसा लगा कि इस तरह से मतलब ऐसा मैं भी बनना चाहती हूँ, और ऐसा आई एम श्योर मतलब ऐसा जीना, सही जीना, ये भी एक्सेप्ट मुझे धीरे धीरे होने लगा। और फिर जैसे अंकित भैया के सेशन से ही बॉडी एंड कॉन्शियसनेस मतलब मानव इन दोनों चीजों का एक ऐसे सम्मिलित रूप है। तो क्या क्या चीजें बॉडीली फंक्शंस हैं, क्या चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं, क्या डिसीजंस हम कॉन्शियसली लेते हैं, इन सारी चीजों को मैंने थोड़ा यहाँ लिखने की कोशिश करी। शायद मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है। मध्यस्थ दर्शन में जीवन जो है उसको किस तरह से देखा जा रहा है, उसके बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग है मन से लेके आत्मा तक, वो भी मतलब मुझे एकदम अपने आप से जुड़ता हुआ लगा। जैसे मन हमारे शरीर से काफी एक जो क्लोजेस्ट है, मतलब जो शरीर से सबसे इजीली प्रभावित है वो मन है। किस तरह से मन हमारे एक्शंस एंड बिहेवियर को एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है उसका। फिर मतलब वो चयन आस्वादन मतलब एक व्यक्ति के मतलब किस तरह का वो लाइफ
जीना चाहता है, किस तरह का उसका ओरिएंटेशन है, और वो अपने शरीर को किस किस तरह से तन्मयता, मतलब अपनी बॉडी को किस तरह से उसमें ढालता है, ये सारी चीजें मन की क्रिया में समझी। इसी तरह से मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मतलब मन से लेके आत्मा तक क्या क्या क्रियाएं हैं, इसको ही मैंने एक तरह से मेरे मेमोरी में जितना है उसको मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी, किसी भी बुक को रेफर ना करते हुए। फिर इस पूरे इसके बाद मेरे को और भी चीजें लिखनी है। अभी मैंने मानव तीर्थ की पूरी अध्ययन की जर्नी को बहुत डिटेल में और लिखना है, बट मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के कुछ जो कंक्लूजन्स हैं उसको भी मैंने इसमें लिखा है, थोड़ा सा वो भी शेयर करती हूँ। तो जैसे जो वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिलोसफी जिस तरह से मैंने पढ़ा है, उसमें जो इनिशियल जो डिबेट है ज्यादातर दो चीजों के बीच में होती है। एक तो एक भाग है जो लोग कहते हैं कि ए प्रायरी, मतलब एक इंसान के कॉन्शियसली सोचने से पहले ही इंसान रीजनिंग का कैपेसिटी इंसान में होता है। मतलब उसके कुछ मतलब जिस तरह से माइंड फंक्शन करता है, जिस तरह से उसका कुछ कुछ मतलब एक कनेक्शन होता है रीजनिंग, उस हिसाब से रैशनैलिटी ह्यूमन बीइंग में वो कैपेसिटी होती है। वो उसका एक्सपीरियंस उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जिसमें इसमें इमैनुअल कांट का सबसे ज्यादा नाम सुना। फिर एक वो लोग हैं जो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, मतलब जो हम सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं उसी के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। मतलब हमारी जो पूरी सोशल अंडरस्टैंडिंग है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस के वजह से बनती है। तो एक मतलब एक जो बच्चा पैदा होता है वो क्लीन स्लेट के साथ पैदा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब ये सारी चीजें, ये जो डिबेट्स हैं, इसको मैंने अपने सोशियोलॉजी के पढ़ाई के समय कुछ कुछ फिलोसफी भी पढ़ा, उसमें ये वाली अंडरस्टैंडिंग समझ आई। तो इसके आगे मैंने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पढ़ते हुए ये समझा कि मानव जो है, जो भी मानसिकता में हम, हमारा मानसिकता में जो भी होता है वही हमारा जीने का दायरा में आता है। मतलब हम लोग जो भी जीते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे उसका मानसिकता ही उसकी मेन वो है, मतलब ड्राइविंग फोर्स है। तो मतलब ह्यूमन बीइंग, बाबा जी ने ये भी बोला, अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे ह्यूमन बीइंग या तो समझदारी से जीता है या नासमझी से जीता है। अंडरस्टैंडिंग हो तो समझदारी जीने में भी दिखेगी, नहीं हो तो वो जीने में भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे। तो मतलब ये हमारे दर्शन के, मतलब विद्या के शिविरों में भी ये तर्क जैसा एक हम डिस्कस करते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग सबसे हाईएस्ट फैकल्टी है, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी देखें, अगर हम शरीर का आकार देखें, अगर सबसे ज्यादा एडवांस स्पीशीज है, तो फिर भी हमारा क्यों कॉन्फ्लिक्ट है और बाकी सब क्यों एक कोएग्जिस्टेंस में है। ये वाली पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने एक लॉजिकली इसमें प्लेस करने की कोशिश करी। तो कोर रीजन जो बाबा जी ने बोला इम्बैलेंस का है, क्योंकि हम लोग एक तरह से ह्यूमन बीइंग का स्वरूप भी नहीं समझ पाए, और जो साइंस में भी अक्सर बोला जाता है कि जो लॉज है वो ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन लॉ को खोज रहा है या लॉ बना रहा है, इस तरह से बातचीत भी दिखाई देती है। मतलब ह्यूमन बीइंग को साइंटिफिक मेथड को बहुत बड़ा रोल दिया जा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम एग्जिस्टेंस को जैसा वो है उसकी तरह से एक्सेप्ट करना, उसकी तरह से जीना, उसको समझना, वो एक इम्बैलेंस दिखता है, जिसके वजह से हमारे जब अंडरस्टैंडिंग में इम्बैलेंस है तो जीने में भी इम्बैलेंस है। तो दर्शन से जो है ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होने लगती है कि मानव को समझना है लॉ जो है वो प्राकृतिक है,
मानव को समझना है और पूरकता के रूप में समझना है, और जो भी समझा है वो जीने में आना चाहिए। ये पूरा जो लॉजिक है ये क्लोज, मतलब मैं मुझे जो समझ आया कि मध्यस्थ दर्शन में इसकी पूरी बेटर क्लैरिटी होती है। और ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के मतलब फर्स्ट 10 चैप्टर्स में ये सारी चीजें, पहले तो मानसिकता का क्या रोल है हमारे उसमें, हमारे पूरे जीने में, मानसिकता की मतलब सही जीना है तो सही मानसिकता के लिए क्या जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज का, तो पूरे एग्जिस्टेंस का अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बीइंग क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक दूसरे के साथ क्या पूरकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, और पूरा मतलब एग्जिस्टेंस की एक पूरी नेचुरल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग, इससे सही जीना बन पाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जैसे वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम तो पूरा बॉडीली ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड है, चाहे वो फिलोसफी भी आगे जाके उसी की बात करता है, और साइकोलॉजी तो प्राइमरीली उसी की बात करता है। जो इंडियन जो भी नॉलेज सिस्टम है वो भी जो मतलब बाबा जी इसमें बोल रहे हैं, और जो मैंने मुझे समझ आया कि भय और प्रलोभन पे बेस्ड है, क्योंकि आपसे एक बड़ी ताकत है जो जिसका वो रहस्य है, बट आपकी कुछ भी कर्म कांड से मतलब आपको या तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा आपकी कर्म कांड का, या तो वो नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह से मतलब एक हम लोगों के पालन पोषण में भी यही चीजें दिखती हैं। तो इसके वजह से मतलब सही प्लेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता। इसके वजह से बाबा जी ने मानसिकता, अंडरस्टैंडिंग, फिर पूरा एग्जिस्टेंस का स्वरूप, चारों अवस्था में कैसे पूरकता है, मानव में पूरकता की क्या डिजाइन है, इन सबको लिखा। और बाबा जी जो मुझे समझ आया अपने लैंग्वेज में कि रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर बाबा जी ने ये पूरा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब उन्होंने अपनी अंदर की क्रियाएं जो भी हो रही हैं उसको रिफ्लेक्ट करके उसको इतने अच्छे से मतलब 122 आचरण में प्लेस किया। तो मुझे मतलब मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगी कि काफी यूजफुल है हमारे लिए। मतलब एक कंक्लूजन नोट लिखने से क्या होता है कि जिस तरह से इंट्रोस्पेक्शन अभी तक जो भी साइकोलॉजी में लिखा गया है वो किसी रिसर्च के बेसिस पर लिखा गया है, और रिसर्च इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड कभी नहीं हुआ। ज्यादातर जो भी रिसर्च है हम किसी एक मतलब जैसे 200 लोगों का कोई हमने सैंपल लिया, उसमें हम एक कोई भाग को देखने की कोशिश करते हैं। जब भी वो हम इस तरह से रिसर्च करेंगे तो वो पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग का मिले, किसी भी पार्ट का मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम कोई भी नोट लिखते हैं, कंक्लूजन नोट जैसा अगर हम बोल रहे हैं, और हमारी अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारा जो भी दर्शन से हमने लिया उसमें बाहर क्या देखा, अपनी सोसाइटी में या जिस भी जगह पर हम रह के अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने क्या देखा, हमने अपने इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या क्या हम चेंजेस देख रहे हैं, हमें कौन से अभ्यास के मुद्दे मिल रहे हैं, और हम अपने अंदर उन अभ्यासों को करते हुए किस तरह के फीलिंग्स के साथ हैं, ये जो लिखना होगा। मतलब एक तो बाबा जी ने इंट्रोस्पेक्शन बेसिस पर पूरी बात लिखी दी है, बट इसको हम कैसे कितना पकड़ पा रहे हैं ये हमारे इन लेखों से ही समझ आएगा, और इसी को हम जो कन्वे करेंगे, आई थिंक यही होलिस्टिक साइकोलॉजी का स्वरूप बनेगा। नहीं तो जो मतलब, और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है क्योंकि हर रिसर्च जो होता है वो ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही बेस्ड है, उसका अपना एक यूजफुलनेस है। बट इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड रिसर्च में हम पूरी तरह से एक अपनी मानसिकता को, अपने कुछ जो भी वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं,
जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है उसको अच्छे से समझ पाते हैं, और उसको जब हम कन्वे करेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से, ज्यादा कन्विक्शन के साथ कन्वे भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं उतनी तैयार नहीं थी इस प्रेजेंटेशन के लिए। आई होप व्हाट आई सेड मेड सेंस, एंड अगर कोई भी इसमें लगा हो, क्लैरिटी ना हुई हो या कुछ भी गैप्स लगे हों तो आप जरूर बताइए। वैसे इस लेख में मुझे खुद भी गैप्स लग रहे हैं, इसको मैं आगे और समृद्ध करने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको मैं और डेवलप करती रहूंगी। इसके साथ मैं रुकना चाहूंगी आज की प्रस्तुति में। आप सबके इनपुट्स, फीडबैक के लिए, और आप सबकी भी कंक्लूजन नोट सुनना चाहूंगी, क्योंकि हम सब अलग अलग एज ग्रुप से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग कल्चर से आते हैं। तो ये काफी एक दूसरे को जानने का बहुत अच्छा जरिया है, ऐसा लगता है। थैंक यू। धन्यवाद आरती बेटा जी, आपके इस कॉन्सेप्ट नोट के लिए। क्योंकि आपने जो इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट नोट को प्रेजेंट किया, तो ये हम सब के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। हम भी इससे गाइडेंस लेकर अपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को लिखेंगे। और जैसा कि आपने अपनी प्रस्तुति में कहा कि हमारे लेखों से ही होलिस्टिक साइकोलॉजी का डोर ओपन होगा, तो इस दृष्टि से भी हमको अपने लेखों, अपने मानसिकता को इंट्रोस्पेक्ट करना, ये हम लेखों के जरिए ही कर पाएंगे। तो अपनी भी मानसिकता को हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, एंड जब हम लिखेंगे, उसको लिपिबद्ध करेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे, तो जैसे आपका लिखा हुआ आपने प्रस्तुत किया और हमने उसको सुना, तो हमारा एक इंट्रोस्पेक्शन का एक ओपनिंग हो गई। तो ऐसे ही, ऐसे लेखों की शेयरिंग से, ऐसे कॉन्सेप्ट नोट्स की शेयरिंग से मानसिकता के री ओपन होने की, अपने में इंट्रोस्पेक्शन ओपन होने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो होलिस्टिक रिसर्च का दरवाजा खोलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी अपने अपने कॉन्सेप्ट नोट लिखने के लिए प्रयासरत हैं, और जल्दी ही आपको सभी प्रतिभागियों के कॉन्सेप्ट नोट भी सुनने को मिलेंगे। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अगली कड़ी में हम बात करते हैं, पिछली बार हमने प्राकथन को लिया था। संदीप भैया जी ने प्राकथन को रीड किया था, पठन किया था, और उसमें हमको असाइनमेंट मिला था कि हमको प्राकथन पर अपने लेख को लिखना है, अपने राइटअप को लिखना है। तो आज उसकी शेयरिंग है। तो आप में से जो भी अपने प्राकथन पर लेख के साथ तैयार हैं, वो उसकी प्रस्तुति को रख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वेच्छा से जो भी रखना चाहे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्राकथन को एक बार हम फिर से पठन कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको, लेख को शेयर कर सकते हैं। तो उसको एक बार रीड करने से वापस से एक बार हमको कनेक्ट होने में मदद मिलेगी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। जी, अगर आप में कोई नहीं पढ़ रहे तो मैं पढ़ सकती हूँ, मेरी हाँ हाँ खुद की रीडिंग की भी थोड़ा अभ्यास अच्छा होगा, पुअर हाँ, है। मोस्ट वेलकम बेटा। जी। प्राकथन, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। मैं इस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान रूपी प्रबंध को मानव के समक्ष अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। कामोन्मादी मनोविज्ञान, जो आज शिक्षा में प्रचलित है, जिसमें कामुकता के आधार पर संपूर्ण वर्चस्व उभरने की बात कही गई है, इससे मैं सहमत नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सदा समाधान को चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ। इसी के साथ यह भी मैंने स्वयं में मूल्यांकित किया कि प्रचलित मनोविज्ञान के स्थान पर क्या होना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त साहित्य आज तक है, इसके सहारे इसका उत्तर नहीं निकल पाया। फलस्वरूप गहन चिंतन किया। इसके परिणाम में यह मनोविज्ञान अपने आप स्फूर्त हुआ।
कितनी भी विधाओं में मैंने अनुभव किया, जीकर देखा, उन्हीं तथ्यों को इसमें सत्यापित किया है। यद्यपि साहित्य मानव के एक छोटे से हिस्से के रूप में प्रस्तुत होता है, मेरा विश्वास इस संप्रेषणा में यही है कि कुछ भी पढ़कर प्रत्येक नर नारी उसके आशय को अपनी मानसिक विशालता के आधार पर स्वीकारने और परखने का प्रयास किया ही करते हैं। इस ढंग से शब्द और वाक्य जैसे छोटे प्रकाशन भाग से उसमें निहित विशालता को ग्रहण कर लेता है। यही मानव की सहज महिमा है। यहाँ पे रोकूं क्या? हाँ, रोक सकते हैं बेटा। हम थोड़ा थोड़ा हाँ, करेंगे तो उससे हमको लेख के लिए ओपनिंग हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं। आपने तीन चीजें, मतलब सबके रिमाइंडर के लिए आपने तीन चीजें बोली थी, समरी, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ अगर जी। इस भाग में अगर प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, अखिलेश भैया, संदीप भैया, रखना जी चाहेंगे? हाँ जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी प्रभावित करने वाला कंक्लूजन नोट आरती बेटा जी ने पढ़ा। कंक्लूजन नोट के कंक्लूजन में जो आई बात, वो सबसे ज्यादा कि जो अब तक का रिसर्च है वो कुछ लोगों चंद दायरे में जो है किया गया रिसर्च है, और अपने इंट्रोस्पेक्शन के आधार पर किया गया रिसर्च जो है वो होलिस्टिक रिसर्च की तरफ ले जाएगा। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड है, मानक है, वो बाबा जी ने इंट्रोस्पेक्शन की उस सीमा को छू करके मानवीय आचरण के पूरे स्वरूप को हम सबके सामने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के आधार पर रखा है। तो ये कंक्लूजन नोट का कंक्लूजन काफी ओरिजिनल और बहुत ही सोच विचार करके आया हुआ, ऐसा मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके देखने का। दूसरी जो अभी रखने वाली बात है, जिसमें मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद इसका समरी रखना, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रखना, और तीसरा फिर रिफ्लेक्शन रखना। ऐसा तीन काफी क्लोज, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई बातें लग रही है मुझे। मैं तीनों को एक साथ रखना चाहता हूँ। एक तो जिस दिन ये बात हुई थी और पहली बार पढ़ा था आप सबके सामने पिछले दिन, तो मैंने उसी वक्त कुछ लिखा था। जो पहली सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस, कि मानव जाति के लिए एक प्रबंध लिखा है बाबा जी ने। तो ये प्रबंध की परिभाषा भी मैंने लिखी है ना, लेकिन बगैर उन परिभाषाओं को देखे जो मेरे मन में उद्गार आया उसको मैंने रखा है। तो सबसे पहले मैं उस अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को या रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को रखना चाहता हूँ। बाबा जी अपनी प्रस्तुति मनोविज्ञान के रूप में रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया कि बाबा जी प्रसन्नता कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, कोई आदमी कब प्रसन्न होता है। तो जब अपनी तपस्या का संपूर्ण फल जो है उन्होंने हम सबके सामने रखा, जब हम सभी लोग कुछ बनाते हैं, कुछ निचोड़ करके रखते हैं, जैसे अभी आरती बेटा जी प्रसन्न दिखाई दे रही, कारण कि जो बातें आई हैं उनके कोर ऑफ द हार्ट से, जो भी उनकी क्षमता है उससे उन्होंने निचोड़ करके सामने रखा है। कोई भी क्रिएशन, कोई भी आर्टिस्ट भी जब हम देखते हैं ऐसी जब संवेदनाओं वाली चीजों को भी, या माँ खाना बनाती है और पूरे मनोयोग से बनाती है, और तो वो जो है जब रखती है तो जो भीतर से आता है, तो वो प्रसन्नता का पहला एक डायमेंशन होता है। दूसरा, जब वो चीज उपयोगी होती है, ऐसी उपयोगिता समझ में आती है, तो प्रसन्नता का अनुभव। और फिर जब उस उपयोगी वस्तु को कोई इस्तेमाल करता है, उसकी उपयोगिता को प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है, तो प्रसन्नता का एक लेवल हम सबके अंदर आता है। तो बाबा जी प्रसन्न है, प्रबंध के रूप में इसको रखकर प्रसन्न है। ऐसा
केवल मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान नहीं, मानव व्यवहार दर्शन में भी शुरुआत में उन्होंने इस बात को कि मैं अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ मानव जाति के समक्ष, यानी जो उन्होंने अनुभूति के साथ जो स्पष्टता मिली, इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इंगित वस्तु लिखा है। वो इंगित को जब मैंने परिभाषा में देखा तो स्पष्ट होना, यानी जो स्पष्टता, वास्तविकता का इंगित होना, उनको इंगित वस्तु के रूप में समझ में आया। तो हम सबको वास्तविकताएं आंशिकता में दिखती हैं, पार्शियलिटी में या एक दायरे में, अंशों में दिखती है। बाबा जी की बातों को जितना जितना समझते जाते हैं, अभी जब वो कह रहे थे कि मुझे और इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ने हैं, तो मुझे यही लग रहा था कि हम सबके पास जोड़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा, क्योंकि जो संपूर्ण वस्तु का एक मानक स्टैंडर्ड हमारे सामने है, तो मुझे लगता है कि जो है जोड़ने की ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक वो पूरी वस्तु हम सबके सामने स्पष्ट ना हो जाए। तो बाबा जी प्रसन्न हो रहे हैं, बस उनका चेहरा, एक अनुमानित चेहरा मैं देख करके इन बातों को रखने के लिए जो है उद्यत हो गया। एक तरह से कहेंगे आवेश भी हो सकता है, लेकिन वो कृतज्ञता के भाव के साथ मैंने इसको रखा है। उसमें जो उस दिन रखा है उसको मैं यथावत पढ़ना चाहता हूँ कि जब बाबा जी कह रहे हैं कि इस संचेतनावादी मनोविज्ञान रूपी प्रबंध को मानव के समक्ष रखे हैं, यानी पूरी मानव जाति के सामने रखे हैं, उसको प्रबंध कह रहे हैं। प्रबंध का मतलब अपने स्वरूप में पूरी बात, संपूर्ण विषय वस्तु को रखना। ऐसी वस्तु कुछ वर्षों, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों तक के लिए नहीं, यह सदा सदा के लिए रखी जाने वाली वस्तु के रूप में हमारे सामने है। यह केवल इस शरीर यात्रा के लिए सहेजनीय नहीं, बल्कि यह शरीर यात्राओं के लिए, यह अन्य संततियों के लिए सहेजी जाने वाली बात है, हमारे सामने प्रस्तुत है। आसानी से यह हमारे सामने उपलब्ध है, शब्द रूप में, किताब के फॉर्म में। यह पूरी बात अपने वैभविक स्वरूप में तभी समझ में आएगी जब इसे समझने की अर्हता में हम स्थापित हो जाएंगे, परंतु अभी केवल अनुमान की सीमा तक हम इसको देख पाते हैं। और बार बार जो भीतर आता है वो उनके प्रति कृतज्ञता। इस वस्तु की गंभीरता को जितना जितना समझते जाते हैं, और जब वो मानव जाति कह रहे हैं तो मैं भी उसमें से एक इकाई हूँ, तो इसकी उपयोगिता को अपनी सीमा से ही देख पाता हूँ। अपनी हथेली में जितना आ पाता है, अंजुली में जितना आ पाता है, उतना ही देख पाता हूँ। तो दिल की गहराइयों से उनके इस काम के लिए, उनकी इस करुणा के लिए सारे भाव अर्पित करने को जी चाहता है। ऐसा मैंने उस दिन की शाम में अपने भाव को उसी वक्त रखा था। आज भी जब ये पढ़ा जा रहा है दोबारा से, तो बाबा जी प्रसन्न हैं, उस प्रसन्नता का क्या अर्थ है, ये पहली पंक्ति में ही मैं रुक गया था। लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद जो पढ़ी गई बात की, ये जो मानसिकता वाली बात है, सारांश में कहें, जिसको समरी के रूप में हेडिंग बना दिया है आरती बेटा जी ने, तो समरी इतनी कि मानसिकता जैसी जीना वैसा, जीना जैसा वैसा वातावरण वैसे आने वालों के लिए उपलब्ध था। तो अब तक जो उपलब्ध हमें हुआ है उसमें बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ जो हमें मुंह में कसैला लगता है ना, चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, है ना। परिवार में होने वाले माता पिता के झगड़े, एक बच्चा देखता है ना, बच्चों बड़े लोगों के बीच में जो बातें हैं उनमें आपस में ही लॉजिकल कंफ्लिक्ट है। एक बात कहते हैं, दूसरी बात उसको काटती हुई सी लगती है। ऐसी कुछ और स्पष्ट माहौल एक बच्चे को प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ ही जो अच्छा मिलता है वो है अभिभावक के रूप में संरक्षण, उसके शरीर का पोषण, उसके पास भाषा, और भाषा को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके, ये भौगोलिक परिस्थितियां और उनके परंपरा में जो वंश परंपरा में जो उनको मिलती है उससे, तो ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो सारांश ये है कि उससे उसकी मानसिकता जो परिवार के दायरे में बढ़ती है, और फिर वो उसको जीता हुआ
चूंकि पूरा नहीं है तो कई समस्याओं से भिड़ता हुआ और वो शरीर यात्राएं पूरी करता है। ऐसी कई शरीर यात्राएं हम सब ने पूरी की ही होंगी। वस्तु इस रूप में, शब्द रूप में आया है, बार बार ये लगता है कि इसी शरीर यात्रा में आना है ना, तो काफी अपने को खुशनसीबी जैसा महसूस होता है। जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो बाबा जी के इन तीनों चारों पैराग्राफ में जो दिखाई देता है कि जब मनोविज्ञान को वो सोच रहे हैं तो मन से ऊपर वृत्ति को देख रहे हैं। ये पूरी बात को वो विचार शैली कह रहे हैं, मानसिकता और विचार शैली। तो वृत्ति में जो विश्लेषणात्मक ये डायमेंशन है, जहाँ पे क्रिया हित लाभ एक डायमेंशन और फिर दूसरे तरफ न्याय, धर्म और फिर सत्य। तो इससे जाकर चित्त से होने वाली बात आप देखेंगे ग्रेजुअली जब इस पैराग्राफ से गुजरेंगे तो मनोविज्ञान को बताते हुए वो चित्त की चर्चा करते हैं, फिर अनुभव की चर्चा करते हैं, फिर इंगित वस्तु की चर्चा करते हैं। तो एक क्रम है इस प्राकथन में जो है, वो जीवन क्रिया में जो क्रम आता है वैसा क्रम इसमें एक दिखाई देता है, ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में आता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग इससे बनी है कि बाबा जी जब शब्द रख रहे होंगे इसके प्राकथन का, तो वो चूंकि वो पारदर्शी स्वयं को देख पाते हुए, जीवन स्वयं का दृष्टा है, ऐसा उनका सूत्र है ना, देखने वाला भी वही है और देखी जाने वाली वस्तु भी वही है। ऐसे में जब वो कोई बात रख रहे हैं तो वो खुद को पूरी तरह देखते हुए रख रहे हैं, यानी मन की क्रियाओं को, चित्त की क्रियाओं को, वृत्ति की क्रियाओं को और फिर उसके बाद की ऊपर की क्रियाओं को जो वो देखते हैं वहां से। अभी दो शब्द आए हैं इसमें, विश्वास और दूसरा है दोनों मन, एक वृत्ति की क्रिया है, एक मन की क्रिया है। विश्वास वृत्ति की क्रिया है। और एक बार मैं बुक को थोड़ा सा देखना चाहूंगा, दूसरा शब्द अचानक से मैं याद आता है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बोलने की उस फ्लो में दिखता भी कम है मुझे, तो आपको दिखे तो बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस अनुभूति की स्थिति में जीने की जगह तो विचार है, विचार और फिर मन। मनोविज्ञान में जीने की जगह कि इन्हीं दो बातों को लेकर के हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग मुझे आती है। और विश्वास से जीना बड़ा आसान हो जाता है। और विश्वास जो अभी विश्वास है, अभी संवेदनाओं के आधार पर विश्वास की अभी टाइम हो गया है तो खाना मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये विश्वास जब शरीर यात्रा के परे जीवन मूलक होकर के देखने में आए, पूरी व्यवस्था की स्पष्टता के साथ आए, तो वो विश्वास कभी खत्म ना होने वाला, निर्बाध रूप से चलने वाला विश्वास। तो उस आधार पर, उस वैचारिक स्थिरता पर हमारे जीने की एक प्रतिबद्धता और उसका उत्सव, ये कोई बोझ भी नहीं है, बहुत ही। तीसरा हेडिंग जो आरती बेटा जी ने कहा कि एक तो समरी, दूसरी अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने पहले रख दिया था कृतज्ञता के रूप में, जो सारांश है उसको, समरी को मैंने तीनों का यही रखा कि ये पूरी बात जो विचार शैली के रूप में, बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं आचरण रख रहा हूँ, है ना। उन्होंने कहा विचार शैली के इनको 122 रूपों में देखा, ऐसा लास्ट पैराग्राफ पर है। तो विचार शैली को 122 रूपों में देखा, तो जीने वाला 122 रूपों में जी रहा है और वो हमेशा इन रूपों में जी रहा है, ऐसा नहीं है, प्रकट होती है ऐसे 122 आते हैं। और एक चीज और उन्होंने कहा, बहुआयामी तरीके से जांचा, देखा। फिर वहां पे भी मेरा एक ध्यान जाता है कि आखिर बहुआयामी से एक आदमी बैठे बैठे इतने सारे रिश्तों में तो जीता नहीं है, कैसे देखा हो। हर रिश्ते में जाकर उन मूल्यों को देख पाना, उनको सटीकता से समझ पाना,
कैसे पॉसिबल हुआ? तो फिर कल्पनाशीलता चुकती है। जैसे हम सत्ता को नापने जाते हैं कि कितनी सीमा है, तो कल्पनाशीलता रुक जाती है। ठीक वैसे ही मूल्यों को बाबा जी ने कैसे समझा होगा, मेरी कल्पनाशीलता यहाँ पर रुक जाती है। तो इन भावों के साथ बाकी जो हेडिंग है आप बैठा लें। मैं धन्यवाद करूंगा कि ये अवसर मुझे प्राप्त होता है जब मैं इस शब्द की बातों को आपसे होता है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया। जिस गंभीरता से आप असाइन टास्क को समय सीमा में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो ओपनिंग की, परम प्रसन्नता आपने कहा, तो ये हम सबके लिए मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, मतलब हम अब क्या है कि जैसा किसी भी टास्क को लेते हैं तो एक दबाव बनता है, लेकिन आपकी ओपनिंग से वो खुशी झलकती है कि जिस शब्द पर आपका ध्यान गया, तो एक इंट्रोस्पेक्शन करना हमारे लिए कितना सुखद हो सकता है, ये हमारे लिए इस इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड रिसर्च के रास्ते खोलता है। तो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए, अपने लेखों को लिपिबद्ध करते हुए, उनको शेयर करते हुए, किस तरह से हम अपनी अपनी इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो हमारे सामने एक झलक आरती बेटा जी ने प्रस्तुत की, आपने प्रस्तुत की। शेष समय में हम बाकी जो प्रतिभागी यहाँ पर हैं, जो भी प्रेजेंट है मीटिंग में, वो अपने विचार रख सकते हैं, और हम नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए इसी तरीके से अपने लेखों को लिपिबद्ध करते हुए तैयार रहेंगे, जैसे संदीप भैया ने अपनी इस जिम्मेदारी को वहन किया, जो असाइन टास्क था उसको कंप्लीट करके, और एक सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया है इस चीज को। तो ये आप उनकी काम के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो हमको भी इससे भी प्रेरणा होती है। तो हम सब भी अपने इस लेखन कार्य के प्रयास को और स्पीड अप करेंगे, और इसको सुनिश्चित दिशा में लेकर जाएंगे, ताकि इस रिसर्च को और मजबूती मिले। तो ऐसा हम सबको आपस में एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो बाकी के कुछ जो मिनट बचे हैं उसमें हम आ, आप जो अपने उद्गार शेयर करना चाहते हैं, जिगर भैया हैं, शालिनी दीदी हैं, अजय जी हैं, और अखिलेश भैया हैं, जी आरती बेटा जी हैं, और सब अपने कुछ जी जी भाव जी व्यक्त करना बहुत। चाहते हैं। जी। जी बहुत बढ़िया। आरती जी ने भी अपना जो रखा कंसेप्ट नोट, तो उसमें पूरी जर्नी के साथ कैसे एक, मतलब हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक कैसे माध्यम बने कि उनके लिए आगे के डिसीजन जो लेने हैं वो और भी सरल हो जाए। तो उनकी जर्नी में वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ, कैसे उन्होंने डिसीजन लिए और हर जगह पे डिसीजन कैसे चेंज हुए। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा मुझे। और बाद में संदीप भैया ने जो प्राकृतन का एक तरफ से लिस्ट रखा पूरा, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने समराइज भी किया। अपना एक वो आयाम या दृष्टिकोण है वो भी रखा उन्होंने, और साथ में कैसे उसको जोड़ना चाहिए, मतलब जिसको आखिर तीन तीन जगह पे बोला था, समरी रखना है, इंट्रोस्पेक्शन रखना है, और तीसरा क्या था? हाँ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। हाँ, वो इंट्रो। तो तीनों को बहुत जोड़ के अच्छे से रखा, तो समराइज अच्छे से हो गया। और जिस तरह से उन्होंने वृत्ति में विश्वास है चीज को रखा, तो ओवरऑल मुझे सेशन में ये अच्छा ही लगा वो कि जो सबने तैयारी करके। समझ गए, वो जो शब्द छूट गया था वो सुख था। विचार, तो वो विश्वास और सुख, ये दो शब्द इस्तेमाल में आए हैं। और अच्छा, बढ़िया बढ़िया, भैया ने रखा वो दोनों शब्द को अच्छा रखा। तो मुझे तो सेशन अच्छा लगा। मुझे पहले से पता नहीं था कि ऐसा कोई तैयारी करना है, क्योंकि मैं लास्ट वीक में था नहीं, तो मैं इस वीक में ज्वाइन किया हूँ। तो ये तो अच्छा रहा, और मेरी तरफ से मैं जो प्राकथन को समझा हूँ, तो वो तो मुझे एक एक ही लाइन में अगर बोले तो मुझे इतना पता चलता है कि अभी तक, चाहे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ हम लोग साइकोलॉजी बोले या इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, दोनों में एक चीज नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई उसकी बात करेंगे। जो हो पाया है कुछ है। मैं ऐसा भी क्लेम नहीं करा कुछ भी नहीं हो पाया, ऐसा कहना थोड़ा अति हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज नहीं हो पाई
कि मानव का मानव के साथ विश्वासपूर्वक जीना नहीं बन पाया। ये क्रक्स है पूरे प्राकथन का। ये मैं समझ में पाया हूँ, अभी तक मानव का मानव के साथ विश्वासपूर्वक जीना नहीं बन पाया, दोनों साइकोलॉजी होने के बाद में भी। तो यही इस मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान का, जिसको हम यूएसपी बोल रहे हैं या विकल्प कह रहे हैं, आज की भाषा में यूएसपी बहुत चलता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इसका, मतलब अलग कैसे है। तो इसमें एक ही बात मुझे लगती है कि इस पूरे मनोविज्ञान में, क्योंकि जो विचार शैली की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे दर्शन पूरा जो लिखा गया है वो अनुभव बल के लिए लिखा गया है, वाद विचार शैली के लिए, और ये जो शास्त्र है वो जीने की कला के रूप में। तो एक तरह से विचार शैली या मानसिकता पे भी ध्यान गया है इसमें। दूसरा, इसमें सीधा शास्त्र जो है वो जीने की कला को डिफाइन करता है आगे। तो पूरा मनोविज्ञान पुस्तक में यही लगता है मुझे, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत सारे आचरणों की बात करेंगे, तो आगे आचरण पढ़ेंगे तो ये समझ में आता है कि कैसे आचरण करना है, वो सीधा सीधा हमको मिलता है कि दम क्षमा। तो कैसे मतलब हम लोग विवेक पूर्वक मना कर पाए। तो ये जो सीधा सीधा मिल रहा है शास्त्र, ये अट्रैक्ट करता है। और ये विश्वास पूर्वक जीने के लिए मानव के साथ यही मनोविज्ञान है जो पर्याप्त हो पाएगा या हो पाता है। पाएगा में थोड़ा पीछे चला है, हो पाता है तो मुझे लगता है। इसको अपना क्या इंट्रोस्पेक्शन करके ऐसा लगता है। तो ये प्राकथन में बहुत गूढ़ बात आई कि मानव का मानव के साथ विश्वासपूर्वक जीना अभी तक नहीं बन पाया, दोनों मनोविज्ञान से, इंडियन हो या वेस्टर्न। अपना तो यही मेन है काम, कि पूरा मनोविज्ञान का अगर हम लोग साहित्य भी बनाते हैं, क्योंकि साहित्य बहुत छोटा ही होगा, उसके विशालतम जो उसका अर्थ है, व्याख्या है या वस्तु है, उसमें का फैलाव होगा। ये इस प्राकथन में भी आया है। तो ये चीज मुझे लगी कि हमारा अभी भी जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी कोर्स बनाएंगे इसका, उसका वो छोटा सा भाग ही होगा, उसके फिर जो व्याख्या होगी या उसका जीना जो होगा, फैलाव जो होगा, वो विशालतम ही होगा और वो मानसिकता पे ही निर्भर करेगा। तो हमारा काम जो है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की मानसिकता देना है। ये मुझे क्लियर हो गया प्राकथन से। बस इतना ही। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया, जिगर भैया। आपने बहुत बढ़िया ध्यानाकर्षण कराया कि हमको दोनों मतलब तीनों पर्सपेक्टिव को देखना है। और यही हमारी जो गोष्ठी का हेडलाइन है वो भी यही है कि पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में हम फिर तीनों चीजों को देखेंगे। जब हम मानव संचेतनावादी नजरिए से हम देख रहे हैं, तो हम ईस्टर्न पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को देखें। तो दोनों पर्सपेक्टिव को देखते हुए और हमको ये जो और उनको देखने का नजरिया हमको इससे डेवलप होता है। मानव संचेतनावादी पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, तो हमको ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या अच्छी बात कही गई है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या अब तक यात्रा कवर हुई है मानव जाति की, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को हम जांच पाते हैं इस पर्सपेक्टिव की रोशनी में। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पर्सपेक्टिव की रोशनी में हम दोनों पर्सपेक्टिव्स को जांच पाएंगे कि कहाँ कितनी जर्नी हुई है। आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया कि अब तक क्या बन पाया है दोनों पर्सपेक्टिव से, ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, और क्या नहीं बन पाया। तो मानव का मानव के साथ विश्वास पूर्वक नहीं जीना बन पाया, जो इस मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पर्सपेक्टिव का लक्ष्य है, जो इसकी यूएसपी है। आपने एक शब्द यूज किया, बहुत ही मुझे इसमें एम्फेसिस आपने डाला इस बात पर कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान जो है वो दोनों पर्सपेक्टिव को ठीक ठीक से जांच पाने में हमारे लिए एक इनसाइट ओपनिंग करेगा। और इसके लिए ही हम सब प्रयासरत हैं। और हम अपने लेखों के जरिए और लेखों की शेयरिंग के जरिए आपस में एक दूसरे को सुनकर इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तीसरी कड़ी में हम मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक हम अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को भी लिखते रहेंगे, और प्राकथन पर जो हमको 3 हेड्स में लिखना है उसको भी लिखते रहेंगे। और आज जो हमने 2 शेयरिंग्स सुनी, और तीसरा जिक्र भैया ने भी, जो भले ही उन्होंने पिछली मीटिंग में नहीं जुड़े थे, उसके बावजूद भैया ने बहुत पर्सपेक्टिव को अच्छे से रखा, प्राकथन को डिटेल किया। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहा आज का जुड़ना सभा में। तो सब एक दूसरे के लिए से प्रेरणा लेते हुए और
मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता जो हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सब कर रहे हैं और जिनके पुरुषार्थ से ये गोष्ठियों का अवसर हमारे लिए उपलब्ध हुआ है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज की गोष्ठी का अखिलेश चाचा का हैंड रेस जी हाँ, अखिलेश भैया कह सकते हैं जी। सभी को नमस्कार, बाबा जी को नमन। मुझे लगा कि मेरे बिना बोले गोष्ठी कैसे खत्म हो जाएगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना? जी इतना सुना है, आरती बेटा जी को सुना और संदीप भैया को सुना, तो दोनों को सुनकर मुझे जो प्रेरणा मिली, एक तो आरती बेटा जी से ये यहाँ तक ध्यान गया कि परिचय शिविरों में किन किन बातों पर कितनी गहराई से चर्चा हुई, उसमें से क्या क्या कंक्लूड कर पाए हैं और लिखना कैसे है, ये वहां से आया। संदीप भैया को सुना तो ये समझ में आया कि फैलाव, किसी भी शब्द को सुनकर, वाक्य को पढ़कर उसको कितना फैलाया जा सकता है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो संदीप भैया से फैलाव की जो प्रेरणा मिली है और आरती बेटा जी से जो लिखने की प्रेरणा मिली है, इन दोनों को लेकर मैं अपने लेखन को और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और आपने जो एक बात कही थी, तो मुझे एक वाक्य ध्यान आया जो शिविर में और अध्ययन शिविरों में मैं सुनता हूँ कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान या मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अब तक जो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन रहा है, उसकी समीक्षा हो पाएगी। तो ये भी समझ में आया कि पूर्णता की रोशनी में ही अधूरेपन की पहचान या उसकी समीक्षा हो पाती है। तो ये वाला एक लाइन मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा इसको बोलकर मुझे आराम मिलेगा, तो इसको बोल लेते। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते चाचा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही तो खूबसूरती है इस इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड रिसर्च की, कि हम धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। तो अभी तो एक दो शेयरिंग आई है हमारे सामने, और जैसे जैसे ये शेयरिंग और ज्यादा बढ़ेंगी तो हमारे लिए ये रिसर्च और ज्यादा ओपन होंगी, हम अपने को ही ज्यादा करीब से देख पाएंगे। जितना अपने को करीब से देख पाएंगे, हमको दूसरे मानव को भी देखने का एक नजरिया विकसित होगा। तो बहुत बहुत सुखद है। इन कड़ियों में हम फिर मिलते रहेंगे, आगे की कड़ी में हम अगले रविवार फिर मिलते हैं अपने लेखों के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। जी। अगला नमस्ते कंक्लूजन नोट किसी के कोई प्रस्तावित है क्या पहले से? जी बेटा जी, कुछ जो इतना आपका रिमेनिंग है तो वो शेयरिंग होगा। ठीक है, उसके ठीक है, हाँ चलिए, ओके, ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया।